नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जिस चर्चा के विषय पे आज हम बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही एक सेंसिटिव विषय है। और वो विषय क्या है, मैं उस पर आने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से हम पे अगर कोई फोर्स किया जाए, कोई ज़बरदस्ती की जाए तो हमें कैसा लगेगा? शायद अच्छा नहीं, शायद नहीं बल्कि 100% अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें या हम आसपास में कभी अगर देखते हैं कि हमारे ऊपर कोई दबाव है, कोई हमें ज़बरदस्ती किसी काम को करने में मजबूर कर रहा है, तो लगता है कि ये सही नहीं है और इलीगल तो है ही। तो आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन दिवस की 50वीं वर्षगांठ। और ये 9 फरवरी को मनाया जाता है, 50th वर्षगांठ है इसकी। अब बंधुआ मजदूरी जो शब्द है, बंधुआ से हम समझ पा रहे हैं कि बंधा हुआ मजदूर जो किसी न किसी कारणवश बंधा हुआ है, शायद उधार से बंधा हुआ है या किसी मजबूरी से बंधा हुआ है। यह होता क्या है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, ज़रूर हम जानना चाहेंगे। और आपसे आज के जो एक्सपर्ट है मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे बीच में आई हुई हैं अनीशा शर्मा जी, आप एडिशनल डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हैं और आप राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम में। अनीशा जी, जैसे मैंने अभी एक बात करी, बंधुआ मजदूर, फोर्स करना, बंधा हुआ महसूस करना, ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी कराना, ये बंधुआ मजदूरी क्या होती है? क्या है ये बंधुआ मजदूरी? अगर हम नॉर्मल में समझना चाहें जी, तो बंधुआ मजदूरी का मतलब है किसी व्यक्ति को पहले से कोई उधार या जो ऋण दिया गया है जी, उस ऋण के बदले उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे ऐसा कार्य करवाना, ऐसा रोजगार करवाना जो वो नहीं करना चाहता, अच्छा, बिना बेगारी किए। इसे ही बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। अगर हम हमारे लॉ पर आएँ तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 23 इसको संरक्षण प्रदान भी करता है। क्लियर कहता है कि मानव तस्करी और जो बेगार है वो प्रतिषिद्ध है हमारे भारत में। और अगर हम इसके संबंध में स्पेशल विधिक संरक्षण के बारे में बात करें तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 26 में बंधुआ मजदूरी को परिभाषित भी किया गया है। उनके द्वारा स्पेसिफिक कहा गया है कि अगर किसी ऋण या उधार के बदले किसी व्यक्ति को कहीं आने जाने की उसकी स्वतंत्रता या उसके जो रोजगार जो चुनने की स्वतंत्रता या उसको जो उसकी न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है तो वो बंधुआ मजदूरी कहलाती है। तो बंधुआ मजदूरी का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपने किसी को फोर्सफुली मजदूरी कराई है, बल्कि जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है, यानी कि जो एक पैसा मिलना चाहिए, जो वेजेस मिलना चाहिए, जो श्रम जिसे हम कहते हैं श्रम के अगेंस्ट में जो पेमेंट मिलना चाहिए, वो भी अगर आप नहीं पा रहे हैं वो भी बंधुआ मजदूर की श्रेणी में लीगल टर्म्स में आता है। अच्छा, जब हम इस उन्मूलन दिवस की बात करते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन दिवस, ये क्या है? ये दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें। 9 फरवरी को हमारा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 पूरे भारतवर्ष में लागू किया जी, और हम 9 फरवरी को उस अधिनियम के लागू होने को याद करते हुए मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा हमने जो अनुच्छेद के 23 का जो राइट्स जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उसको कानूनी रूप प्रदान किया गया था। और इसीलिए 9 फरवरी का हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण किरदार है जो हम उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। 9 फरवरी है वो, और इस 9 फरवरी को हम बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 की 50वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। तो 50वीं वर्षगांठ बन रही है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। और ये जो अधिनियम है इसकी 50वीं वर्षगांठ के रूप में ये पूरा वर्ष में मनाई जाएगी। और आई एम श्योर कि बंधुआ मजदूरी जो एक कलंक है, इससे कहीं ना कहीं भारत अब बहुत दूर नहीं है पूरे कलंकित को पूरा हटाने के लिए, मतलब जो ये कलंक है इससे पूरी तरीके से मुक्त होने के लिए। लेकिन हम जब भारत की बात कर रहे हैं, या फिर हम अगर मैं भारत की हट करके राजस्थान की बात करें, जो कि भारत का ही एक ऑफ कोर्स बिगेस्ट स्टेट की हम बात करते हैं, तो पहले का परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए बंधुआ मजदूरी, मैं जब पहले की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ 10, 15, 20 साल पुरानी, और आज का अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें, आप किस तरह से देखती हैं? क्या डिफरेंसेस आए हैं? पहले का परिप्रेक्ष्य कैसा था, आज का परिप्रेक्ष्य कैसा है? क्या अभी भी बहुत सारे लोग बंधुआ मजदूरी से ग्रस्त हैं? अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें जी, स्पेसिफिक राजस्थान के लिए जी, तो राजस्थान में एक सगरी रूप में बंधुआ मजदूरी इस मतलब अस्तित्व में थी, जो कि मूलतः उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में थी। और जहाँ आदिवासी जो जनजाति थी उनको उनके जो साहूकार जो ऋण दिया जाता था साहूकार के द्वारा,
उसको बदले में वो उससे बंधुआ मजदूरी कहलाती थी। और उस जो बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए राजस्थान सगरी अधिनियम 1961 को भी लागू किया गया था, जिसे कि बाद में बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में कानूनी संरक्षण दे दिया गया और एक अपराध के रूप में इसको स्थापित किया गया। अच्छा। पहले अगर हम देखें कि हम इसे किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में थे, तो भाई पहले तो अगर चाहे वो मिल पे काम करने वाले हो गए, खनन के रूप में उद्योग में से जुड़े हुए लोग हो गए, या लाख की चूड़ियों के उद्योग में जुड़े हुए बच्चे हैं जिनको काम में लिया जाता था बंधुआ रूप में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इनका रूप चेंज हो चुका है। अच्छा। आज इसको हम अपनी संवेदनशीलता से ही पहचान सकते हैं। आज की जो मानव तस्करी है, उसका जो मेन जो पर्पज है, वो पर्पज ही यही है कि उनको एज ए बॉन्डेड लेबर उनका उपयोग किया जावे, उनको यूज किया जावे। तो ये जैसे आपने बताया अभी कि पहले बहुत हुआ करता था, अब उसमें कमी आई है, तो ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, या आपको लगता है कि ये विद टाइम इसमें क्योंकि अवेयरनेस फैली, इस तरह के दिवस बनाने लगे, इस तरह की चीज़ें सामने आने लगीं, दूरदर्शन जैसे प्लेटफॉर्म्स से जब हम अवेयरनेस फैलाने लगे, उसका बहुत बड़ा रोल आप मानती हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक जागरूकता, आपके दूरदर्शन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना, कानून का जो कठोरता से उसको लागू करवाना, इसका बहुत बड़ा रोल है इसको कमी होने में। लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे काम करना बाकी है। तो ये जो दायित्व है, कानून अपना निभा रहा है, दूरदर्शन निभा रहा है आप तक ये बात पहुंचा करके, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी कानून की जो आँख नाक कान है बने। अगर आपको भी कहीं ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि आप इसके खिलाफ़ आवाज़ अपनी ज़रूर उठाएं। और आवाज़ उठने की जब हम बात करते हैं तो ये जो बंधुआ मजदूरी है, इसके जो मामले हैं उसमें अगर हम बात करें दोष सिद्धि में, तो उसके कारक क्या हैं, या उसके योगदान देने में अगर हम बात करें तो कारक क्या है, उसको क्या मानते हैं आप? अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो नीरजा चौधरी वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य का एक केस था। अच्छा। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक बात कही गई थी कि अगर हमें बंधुआ मजदूरी को पूरी तरीके से खत्म करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है इनका रिहैबिटेशन, पुनर्वास। क्योंकि बिना पुनर्वास के क्या होता है, इन्हें मुक्त कराया जाता है और फिर वापस छोड़ दिया जाता है, जिससे ये कहीं ना कहीं वापस उस तरफ जा रहे होते हैं। तो इनका रिहैबिटेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। और अगर दोष सिद्धि के मैटर में देखा जाए तो उसके लिए जो प्रमुख जो इनके कारक हैं, तत्व हैं, वो है हमारी पुलिस, हमारे अभियोजन अधिकारी, हमारी न्यायपालिका और इससे जुड़े हुए जो हमारे संस्थाएं हैं, उनका रोल। तो उनके रोल के बिना दोष सिद्धि संभव नहीं हो पाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंस है, एक रोल की इम्पॉर्टेंस है, हर एक व्यक्ति का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक यूनिट का अपना एक रोल है जिसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जैसे कि हम आम तौर पे सुनते हैं पीपी, जिसको हम लोक अभियोजक कहते हैं। अब जैसे आपने कहा कि एक टीम अपने अपनी यूनिट का एफर्ट होता है, हर एक टीम का अपना अपना रोल है, और अगर मैं इनकी बात करूं, पीपी की बात करूं, और साथ में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको हम आईओ आमतौर पर कहें, इनकी बात करूं, इनका सामंजस्य कितना ज़रूरी है, इनका आपको लगता है कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है, जिससे कि हम ये जो मैटर्स हैं इसको डीएस्केलेट कर सकें, या फिर इसको एक ऐसा रोड मैप दे सकें जिससे कि वापस वाली जो चैनल आ रहा है कि ये वापस से वो ना हो, वो उस पर रोकथाम हो सके? उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो हमारे लोक अभियोजक हैं, सहायक लोक अभियोजक हैं, उनका जो किसी अपराध में दोष सिद्धि तक लेके जाने का जो रोल है, वो इन्वेस्टिगेशन से पहले और इन्वेस्टिगेशन के बाद में, इन द ट्रायल, दोनों ओर है। इन्वेस्टिगेशन से पहले आईओ को वो गाइड कर सकते हैं कि कौन से जो संबंधित प्रावधान हैं लागू होंगी, कौन से संबंधित विधियां हैं, चाहे वो तस्करी अधिनियम हो, चाहे वो हमारा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम हो, हमारा आईपीसी हो, हमारी बीएनएसएस हो, या अगर स्पेशल कोई मामले हैं तो उसमें एसटी एक्ट है, तो वो उनको उसकी वो रूपरेखा बनाने में हेल्प कर सकते हैं। उनकी इस एक आईओ को गाइडलाइन प्रदान कर सकते हैं कि अगर किसी मैटर के अंदर कौन सी जो लॉ या कौन सी जो धाराएं लगनी चाहिए, इसके संबंध में उसको गाइडलाइन कर सकते हैं। फिर सेकंड, जो साक्ष्यों को एकत्रित करने का है, जो महत्वपूर्ण होता है किसी भी मामले में दोष सिद्धि प्रदान करने के लिए,
तो उन साक्ष्यों को कौन कौन से जो साक्ष्य है जिन्हें एकत्रित किया जाना चाहिए, इसके संबंध में वो उसको गाइडलाइन प्रदान कर सकता है। उन्हें बता सकता है कि भाई अगर कोई बॉन्डेड लेबर का कोई मैटर है तो उसके अंदर उसका उपस्थिति रजिस्टर हो गया, उसके जो बैंक अकाउंट्स डिटेल है, उसके काम की उसकी उपस्थिति के संबंध में कोई एविडेंस है, उसको किस प्रकार से कलेक्ट किया जाना है, इसके संबंध में भी उसको गाइडलाइन कर सकता है, जिससे कि जो हमारा जो केस है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके अलावा जो एविडेंस जो वहाँ पे हमारे साक्ष्य होते हैं उनको किस प्रकार से उनको हमारे को एविडेंस लेनी चाहिए, हमारे वहाँ पे जो गवाह हैं उनका क्या रोल रहेगा जी, साथ ही किस प्रकार से जो बंधुआ मजदूर होता है उसके प्रति संवेदनशील होते हुए उसको किस प्रकार से ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए कि वो इजीली अपने कोर्ट में अपना बयान दे और होस्टाइल ना हो। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे मैटरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो बॉन्डेड लेबर जिसको मुक्त कराया जाता है वो बाद में कोर्ट में जाकर होस्टाइल हो जाता है, पलट जाता है पलट जाता और उसका कहीं ना कहीं मेन कारण होता है उसकी पुनः स्थापना नहीं होना, उसका रिहैबिटेशन नहीं होना। तो वो रिहैबिटेशन का काम बहुत जरूरी है और इसे हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी ये बात कही गई है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज से बंधुआ मजदूरी पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके मामलों में उनको मुक्त कराने के साथ साथ उनका पुनर्वास भी करवाया जाए। इसके बाद में जब यहाँ तक हमने गवाहों की हमने नोट कर लिए हैं, उनकी गवाही नोट कर ली है, उसके बाद में वो जब चालान पेश करते हैं आईओ, तो बाद में वो लोक अभियोजक के सामने पेश करते हैं। वहाँ पे भी लोक अभियोजक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो उन्हें गाइड करते हैं कि क्या कमी रह गई है और वो कौन कौन से मेन पॉइंट है जिसके द्वारा केस मजबूत हो सकता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं उसको साबित कर सकें कि इस तरह का कोई गुनाह है या इस तरह की चीज़ हुई है और उस पर फिर संज्ञान लिया जा सके कोर्ट के द्वारा। लेकिन अनिशा मैम, जैसे अभी आपने जो पीपी का रोल बताया वो बहुत ब्रॉडर बताया। आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन से पहले भी है, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आउट भी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी है, कोर्ट में पेश करने तक जब तक उसका एक तरह से समाधान ही निकलता है या फिर उस पर एक डिसीजन नहीं होता है, निर्णय नहीं आता है। तो इसको लेकर के तो काफ़ी मेरे को लगता है एक सिस्टम होगा, ट्रेनिंग का, पीपी की ट्रेनिंग होती होगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या सिस्टम है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली हमारे जो लोग सहायक लोक अभियोजक होते हैं कुछ कोर्ट में, वो उनको हम ऑलरेडी इस चीज़ के प्रति संवेदनशीलता के प्रति किस प्रकार से कैसे कैसे वो पॉइंट हैं वो इतने सक्षम हैं हमारे, क्योंकि हमें उनके द्वारा हम उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आपके सामने बॉन्डेड लेबर का कोई मैटर आ रहा है तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो उनके केस को कोर्ट के सामने मजबूत रूप से पेश करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये उनके पास ये ऑलरेडी ये ट्रेनिंग है। अच्छा। साथ ही उनके पास लॉ की वास्ट नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है वो कौन से पॉइंट है जो दोष सिद्धि की ओर उस मैटर को इजीली लेके जा सकते हैं। राइट। तो हमारा जो लॉ है वो लॉ मेन दोष सिद्धि के लिए नहीं है, वो लॉ मेनली है बंधुआ मजदूरी को सेंटर करते हुए कि उन्हें पूरी तरीके से उनका पुनः रिहैबिलिटेशन किया जाए और साथ ही मैसेज जाए ये सोसाइटी में कि अगर आप बंधुआ मजदूरी का कोई अपराध कारित होता है तो वो एक संज्ञेय अपराध है और इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी है, ताकि इन लोगों को ये अवेयरनेस हो कि बंधुआ मजदूरी करवाने की क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। और कहते हैं ना, डर के बिना काम नहीं हो सकता, तो भय बिन प्रीत नहीं, तो भय होना जरूरी है। हर किसी अपराध के इफेक्टिव उसको रोकने के लिए उसकी पालना और लास्ट में उसकी दोष सिद्धि भी बहुत जरूरी होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, भय होना चाहिए, लेकिन इस भय से अगर आप पार पाना चाहते हैं तो आपको पता है कि कानून आपके साथ में, और ये विश्वास रखना कि कानून आपके साथ में है, कानून आपका साथ देगा, बहुत ज़रूरी है। भय की जो बात हो रही है ये उन लोगों के अंदर नहीं हो रही है जो ग्रसित हैं बंधुआ मजदूरी से, ये भय की बात हो रही है जो कि लॉ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि वो इस तरफ बढ़ें। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो भय की बात हो रही है उन लोगों के लिए है। अच्छा, जब ये बंधुआ मजदूरी की जब हम बात करते हैं, या इसमें मानव तस्करी भी हम कह सकते हैं, इसमें कहीं हद तक हम पार पा चुके हैं। जैसे आपने बताया एक भय भी होना चाहिए, 3 साल की आपने सज़ा का प्रावधान बताया, लेकिन इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं? आपका सुझाव क्या है कि इस तरह से इसको समाप्त किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? सबसे ज़्यादा जरूरी है जागरूकता। जब तक लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तो तब तक इसका समाधान नहीं किया जा सकता।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जागरूक करना, लोगों को उसके अधिकारों के बारे में पता होना, और फिर बाद में रोल आता है हमारी न्यायपालिका, हमारे अभियोजन अधिकारी, हमारी पुलिस और हमारी ऐसी संस्थाएं जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए काम कर रही हैं। उनका आपस का कोऑर्डिनेशन और उनका बंधुआ मजदूर के रिहैबिलिटेशन के लिए उनका फोकस होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं साबित कर सकते हैं या जो हेल्प कर सकती हैं इस अपराध को पूर्णतः समाप्त करने के लिए। अच्छा, अगर हम अभी बात करें मैम, जैसे आपने बताया कोर्ट की एक प्रोसीडिंग होती है, ये व्यूअर ज़रूर जानना चाहेंगे, हालांकि ये बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते और मुझे भी ये बात पता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक आम आदमी, एक आम जनता की अगर मैं बात करूँ तो वो डरते हैं कि कोर्ट हम जाएंगे तो पता नहीं कितने सालों मैटर चलेगा, ये 10 साल चलेगा या हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी। क्या कोई इसका फास्ट ट्रैक भी होता है कि इस मैटर को हम जल्दी से सुन पाएँ, या पीपीज़ को आप इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको इस तरह से हेल्प करें जिससे कि ये मैटर को जल्दी सॉर्ट किया जा सके? क्योंकि अगर देखिए किसी के साथ में कहते हैं ना, अगर इनजस्टिस तब भी है अगर आपको उसको टाइमली जस्टिस ना मिले, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देरी से न्याय न्यायिक ना देने के बराबर होती है। बिल्कुल। और जैसे अगर हम देखें तो हमारा जो अभी नया कानून बीएनएस लागू हुआ है, हाँ। उसमें अब टाइम लिमिट दे दी है। अच्छा। अर्ली डिस्पोजल की। तो जैसे ही कोई एफआईआर आती है, जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त होती है, वैसे ही पुलिस, हमारे सहायक अभियोजन अधिकारी और हमारी जो संस्थाएं जो इन बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए काम कर रही हैं, वो उनके साथ हो जाती है। अच्छा। और शीघ्र अतिशीघ्र उसको कोर्ट में पेश करने, और कोर्ट भी, न्यायपालिका भी अपनी पूरी क्या बोलते हैं इस संबंध में संवेदनशील है कि किस प्रकार से ऐसे मैटर को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। तो एक पूरा सिस्टम है, और जैसे कि अभी मैम ने बताया कि बीएनएस की हम बात करें तो बीएनएस आपको ये पावर देता है कि इसका थोड़ा सा जल्दी जो एक फास्ट ट्रैक है या त्वरित जिसका एक समाधान है वो हो सके। वो डिपेंड ये करता है कि आपका केस कितना स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन किस रूप में बड़ा है, आप कितने, जब अगर आपके साथ ऐसा कुछ शोषण हुआ है तो आप कितने सॉलिड, जो हमने पलटने की बात करी है वो पलट नहीं रहे, तो आपके फेवर में चीज़ें आ सकती हैं। जो ये सिस्टम है, जैसे आपने बताया कि अदालत तक बात पहुंचती है, पहले एफआईआर होती है, तो हम आमतौर पे सुनते हैं अगेन एक बेसिक लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि लोक अदालतें लगती हैं जिसमें केसेस थोड़ा फास्ट ट्रैक होते हैं। तो क्या इस तरह केसेस भी लोक अदालत में सुने जाते हैं या फिर उनको एक सेशन कोर्ट में ही जाना होता है? नहीं, इस तरह के केसेस लोक अदालत में नहीं होते हैं, वो कोर्ट में ही होते हैं। कोर्ट में ही जाना होता है। तो ये चीज़ें हमें देखिए ध्यान रखनी है कि हमें जाना कहाँ पर है, पहुँचना कहाँ पर है। आई थिंक पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए पुलिस स्टेशन, वहाँ पर अपनी आप कंप्लेंट कराएं। उसके बाद में जो पीपी की बात हो रही है वो पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में खड़े रहेंगे जिससे कि आपको न्याय मिल सके। अगर हम पूरे एक प्रोसेस की बात करें तो एक ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोसेस का एक गाइडलाइन, एक रोड मैप होना चाहिए। क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो उनको पूरा बताते हैं कि ये सिस्टम है, हमें ये चीज़ें चाहिए, आपकी गवाही चाहिए, उसके साथ में हमें विटनेसेस भी चाहिए? क्या एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसके? बिल्कुल हमारे समाज में ऐसा पूरा सिस्टम है। हमारे जो लोक अभियोजक होते हैं, पब्लिक लोक अभियोजक होते हैं, उनका ये काम ही यही है कि उनको संरक्षण प्रदान करें, उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाए ताकि वो अपने जो उनके विरुद्ध जो अपराध हुआ है उसके संबंध में जब वो कोर्ट में जाए तो अपना बात वहाँ कह सके। उनको बाकायदा एक रोड मैप बना के दिया जाता है, उनको समझाया जाता है, ना केवल जो पीड़ित है उसको बल्कि आईओ को भी गाइडलाइन प्रदान की जाती है, और कोर्ट के समक्ष तो वो अच्छी तरीके से इस बात को पेश करने की अपनी पूरी कोशिश करते ही हैं। अगर अनीशा मैम, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर ये चीज़ें हों तो हमें लगता है कि हमारा सिस्टम और प्रॉपर्ली काम करेगा? वो ज़रूरत के बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी। जी। सेकंड, अगर पुलिस अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाए, उसके बाद में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाएं, ठीक है, और कोर्ट भी पीड़ितों के प्रति पूरी संवेदनशील रहे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी अपराध को ख़त्म करने में। अच्छा,
तो जैसे अब हमने बात करी कि ज़रूरत क्या है, तो आपने बताया कि अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए। क्या इसके लिए आरजेएस के लेवल पे, देखिए दूरदर्शन आप अभी अपना काम कर रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, आप बता रहे हैं, क्या आरजेएस के लेवल पे या आपके डिपार्टमेंट के लेवल पे भी कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे? बिल्कुल बिल्कुल, विधिक सेवा प्राधिकरण जो है जी, वो ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं। काफ़ी संस्थाएं जुड़ी हुई होती रहती हैं। संस्था आप जब बता रही हैं वो एनजीओ की बात कर रहे हैं आप, या लीगल कुछ बॉडीज़ की बात कर रहे हैं आप? लीगल भी होती है और एनजीओ अच्छा। संस्था भी होती है जो ओके। इस परिप्रेक्ष्य में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है। और इसमें न केवल स्टेट लेवल पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी काम होता है और जगह जगह पर शिविर लगाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है, बस हमें अवेयर होना है, हमें अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है, और अगर हम कहीं देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें आवाज़ बुलंद भी करनी है। और इसके लिए अवेयरनेस के लिए दूरदर्शन का आप ये प्रोग्राम देखे रहे हैं, अब आपको भी आगे लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है। मैम, ऐसा लग रहा है कि बात आपसे करते जाएं, क्योंकि ऐसा टॉपिक है, एक सेंसिटिव टॉपिक है, किसी को भी आप फोर्स करते हैं तो वो बहुत अनईजी फील करते हैं, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। जाते जाते इस प्रोग्राम में आप हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहती हैं? किसी भी अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उस अपराध को पहचानना। जी, क्योंकि अब ये जो बॉन्डेड लेबर है ये पुरानी परिस्थितियों में अपने समाज में नहीं है, अब चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले आप अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहिए, पहचानिए कि क्या वो कोई ऐसी अवस्था में तो नहीं है। अगर अवस्था में है तो अपने जो निकट जो आपके पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके शिकायत कीजिए और ऐसे पीड़ित को हेल्प कीजिए ताकि वो अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने भी अब आपको बताया कि हमें आँख, नाक, कान कानून का बनना है। अगर हम खुद, तो ऐसा हमें करना ही नहीं है, जैसे आपको प्रावधान बताया जा चुका है, 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों आपको हो सकते हैं। लेकिन अगर आसपास में भी आप देखते हैं कि किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि हो रही है तो आपको उसके बारे में सचेत रहना है और कानून का सहारा ज़रूर लेना है। अनीशा मैम, इतना अच्छा लगा आज आपसे बात करके, इस इतने सरल तरीके से आपने हमारे सामने बात रखी कि आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए, दूरदर्शन को इतना सराहने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, आज के टाइम पे स्मार्टफोन का ज़माना है, तो WAVES वेव्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। 24/7 आप दूरदर्शन के हमारे प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम में, तब तक अपना ख्याल रखें और आस पास में कोई भी कानून ना तोड़े। नमस्कार, जय हिंद।